हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं 2 टाइम्स JRF हूँ। मैंने फर्स्ट 2021 में जब JRF का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे 100 परसेंटाइल प्राप्त हुए थे। एंड अभी मैंने 2024 में फिर से एग्ज़ाम दिया था जहाँ मुझे 99.97 परसेंटाइल प्राप्त हुए। तो जैसे कि आप सभी का 29 जून का एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार किया, क्या मेरे ट्रिक्स थी, क्या मैंने अपने नोट्स बनाए थे और किन किन गलतियों से हमें बचना है। आज मैं उस बारे में बात करूँगी। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा सिलेबस UGC नेट का जो हिंदी का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के लिए तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं या आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, आप उन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। और इसके अलावा आप कर सकते हैं कोई भी एक गाइड जैसे कि दृष्टि या पांडे की गाइड से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा केयरफुली या रिवाइज़ कीजिएगा, जस्ट बिकॉज कि उन गाइड्स में कुछ मिस्टेक्स हैं तो हमें उनको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बात करती हूँ यूनिट 2 की। यूनिट 2 है हमारी साहित्य इतिहास की। तो साहित्य इतिहास की यूनिट के लिए तो सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है वो यही है कि किसी एक गाइड को लेना है और वहाँ से अगर जैसे सपोज़ आप आदिकाल रिवाइज़ कर रहे हैं तो आदिकाल के साथ मैंने क्या किया था कि मैं पीछे की अन्य गद्य विधाओं को भी मैंने रिवाइज़ किया था। जैसे मान लो मैंने आदिकाल रिवाइज़ कर रही हूँ तो मैंने उसके साथ आत्मकथा या जीवनी को भी रिवाइज़ किया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरे एक टाइम पर ही 2 चीज़ें तैयार हो गई थी और मुझे उतनी बोरियत भी नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारी काव्यशास्त्र। ये बच्चों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, बट आप थोड़ा ट्रिक्स के साथ लर्न करते हैं या मतलब आपने कहीं बहुत अच्छे से समझ के याद किया है तो मुझे लगता है कि गलती ना के बराबर होती है। और रिवीजन के लिए आप फिर से वही अपने नोट्स या दृष्टि की गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 यानी कि वैचारिक पृष्ठभूमि। तो यूनिट 4 के लिए तो मैंने अपने इग्नू से मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी तो उसी के कुछ नोट्स थे। इसके अलावा आप दृष्टि की गाइड को भी फॉलो कर सकते हैं या आपके जो किसी भी एजुकेटर के नोट्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी यूनिट 5। यूनिट 5 है हिंदी कविता। यूनिट 5 मुझे स्पेशली थोड़ी ट्रिकी लगती है कि मुझे थोड़ा सब कुछ कन्फ्यूजिंग लगता है, बट इसके मैंने एक जो ट्रिक निकाली थी वो यही थी कि मैंने सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुआ है और किस संग्रह में संग्रहित है ये मैंने अपने सिलेबस पे ही नोट डाउन कर लिया था। सिलेबस पे नोट डाउन करने से ये रहता है कि आप जब उस सिलेबस को देखेंगे तो आपको ईजीली वो याद रह जाती है। और दूसरी चीज़ मैंने ये की थी कि मैंने छोटे नोट्स टाइप एक डायरी क्रिएट की थी जिसमें मैंने इनके प्रमुख कथन या भूमिका या किसी भी आलोचक ने इसके बारे में जो भी वक्तव्य दिया है वो मैंने वहाँ नोट डाउन किया था। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैं प्रिय प्रवास की बात करूँ तो प्रिय प्रवास के लिए किस हरिओ जी ने क्या भूमिका में लिखा है या किस आलोचक ने क्या कहा है मैंने ये इजीली उसमें लिख लिया था। और जो प्रमुख पंक्तियां हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आई हैं या जो आ सकती हैं या मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने वहाँ नोट डाउन की थी। कुछ इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बताना चाहूँ, जैसे रश्मि रति के मैंने क्या किया था कि सारे सर्ग की क्या कहानी है या क्या स्टोरी है वो एक एक लाइन में नोट डाउन कर ली थी। जैसे अब मालूम मैं आपसे पूछूं कि कर्ण से इंद्र ने कवच किस सर्ग में मांगे थे तो मुझे पता है कि 4थे सर्ग में। तो इसी से जुड़ा कहीं भी कोई भी पंक्ति आएगी तो उसको पहचान पाना बहुत ईजी रह पाता है। यूनिट 5 के बाद आते हैं हम यूनिट 6। यूनिट 6 है हमारे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास के लिए तो मैंने अपने खुद के जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से रिवाइज़ किया था। सपोज़ आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं या आप जिस भी गाइड को पढ़ रहे हैं आप वहाँ से अपने हिंदी उपन्यास को रिवाइज़ कर सकते हैं। हिंदी उपन्यास के साथ मैंने एक और चीज़ की थी कि मैंने यूनिट 6 और 7 को कंबाइनली रिवाइज़ किया था। जैसे मान लो आप आज परीक्षा गुरु पढ़ रहे हैं तो साथ में कोई 2 या 3 कहानी आप एक साथ पढ़ लेंगे जिससे कि आपकी 2 यूनिट्स एक साथ कवर हो जाएगी। यूनिट 6 और 7 के बाद अब बारी आती है हमारी यूनिट 8। यूनिट 8 है हमारी हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक के लिए तो मैं फिर से वही कहूँगी, आपने जिस भी एजुकेटर को फॉलो किया है या जिस भी नोट्स को या आपके अपने खुद के नोट्स हैं उनसे ही रिवाइज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपके प्रकाशन वर्ष हैं या उस कितने अंक हैं कितना दृश्य है आप उसको सिलेबस पे लिख लीजिए तो ये बहुत ईजीली आप रिवाइज़ कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 के बाद है यूनिट 9। यूनिट 9 है हमारी हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के लिए तो आप एक दिन में भी सारे निबंध रिवाइज़ कर सकते हैं। एक दिन नहीं तो 2 दिन आप सारे निबंध रिवाइज़ कर सकते हैं।
अब बात आती है यूनिट 10 की। यूनिट 10 जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसमें कुछ गतिविधियाँ तो बहुत इजी हैं और कुछ बहुत लेंदी हैं, और कुछ की भाषा तो ऐसी है कि बहुत समझ नहीं आती है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको भूमिका, प्रकाशन वर्ष, उस संग्रह में कितने पार्ट्स हैं, और मेन 1-2 आगे के चैप्टर की स्टोरी या कंटेंट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगी कि आप पूरी गद्य को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपके लिए क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जब हमारी सारी 10 यूनिट रिवाइज हो गई हैं तो इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण काम मैंने किया था वो ये था कि मैंने यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व किया था। तो आप लोग भी मतलब साथ साथ इस बुक को सॉल्व करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ बहुत काम आती है कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप बस बाकी सब कुछ रिवाइज़ करना छोड़ के सिर्फ इतना ही कीजिएगा कि प्रकाशन वर्ष, किस संग्रह में कौन सी कहानी है, या किस संग्रह में कौन सी कविता संग्रहित है, या किस विधा में कितने पार्ट्स हैं, बस इसी को रिवाइज़ कीजिएगा, बाकी कुछ भी रिवाइज़ मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ यही है कि आपको अभी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे या अभी से ही ये लग रहा होगा कि हमें पता नहीं आता है, नहीं आता है, हमने जो पढ़ा है बिल्कुल दिमाग में याद नहीं है। तो ये कंडीशन अभी सभी एस्पिरेंट्स की है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अपना बेस्ट देंगे और पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं बात करती हूँ कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जा रहे हैं तो हमें तब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस ट्रिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहली चीज़, आप जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है कि क्वेश्चंस को देखना है, जो हमें आते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना है, जो नहीं आते हैं उनको समझ के तभी सॉल्व करना है। सपोज़ अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आया है कि गोदान का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ है, तो आप इसका आंसर इजीली विद इन सेकेंड्स में बता सकते हैं कि 1936। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मतलब जिनके 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे, उनको सॉल्व करना है, तो वहाँ आप थोड़ा टाइम देना और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जब पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास 10-15 मिनट बचते हैं, तो कभी भी अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। जो भी आपने टिक किया था, फर्स्ट थॉट के साथ जो भी आपने टिक किया है वही करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट मोमेंट में माइंड कहेगा नहीं ये आंसर नहीं है, बट वो चेंज नहीं करना। अगर आप आंसर को चेंज करेंगे तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। और दूसरी बात यही है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, शांत मन से सॉल्व कीजिएगा। जो भी टेंशन है कि हमारे जेआरएफ होगा नहीं होगा, ये सारी टेंशन एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही छोड़ के जाइएगा। दूसरी यही है कि अपने साथ अब पानी की बोतल कैरी कीजिएगा, और हो सके तो कोई 2 बिस्किट अपने साथ कैरी कीजिएगा। अब हम लोगों ने 10 यूनिट को रिवाइज करने की एक स्ट्रेटेजी को समझ लिया है। अब मैं आप लोगों को डेली का एक टास्क दे के जाऊँगी। जैसे कि आज हमारा जो पहला टास्क है वो यही है कि यूनिट 1 को हमें रिवाइज करना है। अब आप लोग यूनिट 1 में भारतीय आर्य भाषाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, और इसके साथ साथ देवनागरी के विकास में संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से किस किस ने प्रयास किए और किस वर्ष किए, ये सब आपको याद करना है और मुझे बताना है। थैंक यू सो मच।